तो हमारा जो चैप्टर है वो आज का द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई वाला चैप्टर बोर्ड 21 से हट चुका है, तो बचा सिर्फ द कलरफुल वर्ल्ड। अब कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग को टोटल अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर के अंदर कुछ फिनोमेना है। ठीक है, हम लोग को फिनोमेना के नाम याद रखना है, और जैसे ही कोई भी गिव रीजन आ गया तो बस उस फिनोमेना का नाम लिख के आना है। लेट्स सपोज जैसे कि अगर बोला कि प्रिज्म में जो कलर व्हाइट लाइट जाती है 7 कलर में बढ़ जाती है, क्वेश्चन है क्यों, तो सीधा सीधा आंसर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तुमने कुछ भी लिखा हो लेकिन डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं लिखा, इसका मतलब है कि आंसर गलत है। सिंपल सी बात ही है। ठीक है, तो सबसे जो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज लाइट जब पास होती है थ्रू ग्लास प्रिज्म तो क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला फिनोमेना है हमारा लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, लाइट को जब पास करेंगे ग्लास प्रिज्म से तो क्या क्या फिनोमेना होंगे। ठीक है, प्लस कौन सी लीस्ट होगी, कौन सी सबसे ज्यादा होगी, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब हमको ये पढ़ना है। ठीक है, चलो सुनना आप है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म होता क्या है समझना आप है। एक ग्लास प्रिज्म है मेरे पास में, ठीक है, इससे मेरे पास में व्हाइट लाइट जा रही है। ठीक है, तो ये मेरी व्हाइट लाइट है जो इससे ऐसे पास हुई। तो व्हाइट लाइट जानी कैसे चाहिए थी, पहली तो बात ये, अगर ये व्हाइट लाइट जा रही है तो ये व्हाइट लाइट जानी कैसे चाहिए थी, सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे। ठीक है, लेकिन भाई रेयर से डेंसर मीडियम है, रेयर से डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी। अब नॉर्मल कैसे बनेगा, ये सरफेस है तो इस सरफेस को जो नॉर्मल बनेगी वो ऐसी बनेगी, यहाँ इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी तो ये बनेगी नॉर्मल। ठीक है, तब ये जो लाइट रे हो जाएगी ये ऐसे मुड़ जाएगी, ध्यान देना, ये लाइट रे ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, जो लाइट रे सीधी जा रही थी वो ऐसे मुड़ जाएगी। अब उसके बाद में इस वाले सरफेस की अगर नॉर्मल मैं बनाऊंगा, इस वाले सरफेस की अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ध्यान देना आप, इस वाले सरफेस की अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो क्या होगा, तो लाइट रे कहां से कहां की हो जाएगी, लाइट रे जाएगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सॉरी डेंसर टू रेयर मीडियम, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये लाइट रे कैसे जाती, सीधी जाएगी, जानी चाहिए थी, बट अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी मतलब नीचे की ओर। क्लियर है, एंड हेंस तुम्हारा ये बन गया डायग्राम कि जब लाइट रे जाएगी तो कैसे जाएगी, भाई पहले सीधी जा रही थी, सीधी भाई यहाँ ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ना, बट ये रेयर से डेंसर मीडियम आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। फिर डेंसर टू रेयर मीडियम आई तो भाई जा कैसी रही थी, सीधी, बट ये अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ गई, क्यों, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है। तो बस ये बन गया हमारा डायग्राम। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, इस एंगल को बोलेंगे नॉर्मल और इंसिडेंट के एंगल को बोलेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलते हैं ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, एक चीज और, अगर इस रे को मैंने ऐसे किया होता, ध्यान देना आप, इस रे को मैं पीछे की ओर लेके गया होता और मैंने इधर से इस रे को पीछे एक्सटेंड करता तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, इस रो को जब मैं पीछे की ओर लेके गया, इस रो को पीछे की ओर लेके जाऊंगा तो जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे भाई, भाई लाइट ऐसे सीधी जा रही थी और ऐसे मुड़ गई है, तो जितने एंगल से डेविएट होगी दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये बेसिक है बिल्कुल, दैट इज लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। जब लाइट एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू जाती है तो इस तरीके से बिहेव करती है। क्लियर है, चलो ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ। भाई सिंपल सी बात ये है, ये तो तब की बात होगी जब लाइट रे ग्लास प्रिज्म के थ्रू जाएगी और जब बिहेव करेगी। ठीक है, लेकिन लाइट रे का एक अलग तरीका है, क्या, ये तो तब की बात है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कैसी लाइट होगी, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही कलर है, तो वो लाइट ऐसे सीधी जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। बट अपने पास में मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है। जो सनलाइट है वो कैसे कलर की लाइट है, व्हाइट कलर की लाइट है। तो व्हाइट कलर की लाइट में क्या होगा, देखो ये सिंगल रे किसके लिए काम करेगा, ये काम करेगा मोनोक्रोमेटिक के लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक ही लाइट है, रेड ग्रीन ब्लू येलो कोई लाइट ले लो, सिर्फ एक लाइट होनी चाहिए। आई बात समझ में, तो होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है,
अब मैं आगे की बात करता हूँ। अगर व्हाइट लाइट ली, अगर मैंने व्हाइट लाइट ली तो क्या फर्क पड़ेगा, अब ये समझना है। यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म बनाया, ध्यान देंगे आप सब। तो मैंने यहाँ पे एक प्रिज्म बनाता हूँ, ये प्रिज्म बनाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैंने व्हाइट लाइट दी इसको, ठीक है। ये आई मेरी व्हाइट लाइट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, इस बार है मेरी व्हाइट लाइट। इंसिडेंट लाइट जो है वो व्हाइट है, व्हाइट लाइट। अब होगा क्या, मेरे पास में एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं विबग्योर। तो सिंपल सी बात है, सातों के सातों कलर अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे। तो यहाँ पे जाते ही सब बिखर जाएंगे, ठीक है। कोई इधर की ओर जाएगा, कोई इधर की ओर जाएगा, कोई इधर की ओर, इधर की ओर, ऐसे सातों कलर बिखर जाएंगे। फिर इससे बाहर निकलेंगे, सबकी नॉर्मल बनाओ, फिर इनको बाहर निकालो। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, एक और बनाई देते हैं, चलो 7, ऐसे 7 कलर दिखाई देंगे। जो तुमको सबसे ऊपर जो कलर दिखाई देगा वो दिखाई देगा रेड। कौन सा? रेड। और जो सबसे नीचे कलर दिखाई देगा वो दिखाई देगा वी, क्योंकि विबग्योर होता है ना, जो सबसे कम डेविएट होता है दैट इज रेड, सबसे ज्यादा डेविएट होता है वायलेट। तो यहां पे लिखेंगे लीस्ट डेविएट। लीस्ट डेविएट कौन होता है? रेड। एंड मोस्ट डेविएट, सबसे ज्यादा अपने पाथ से कौन डेविएट होता है? सबसे ज्यादा डेविएट होता है वायलेट। आई बात समझ में? मीन्स जब ये लाइट जाएगी, एक व्हाइट लाइट जाएगी, तो व्हाइट लाइट जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी अपने सातों कलर में बिखर जाती है, दैट इज विबग्योर कलर। एंड ये जो विबग्योर कलर है, ये जो बना है, ये विबग्योर कलर का ये बैंड बना है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पेक्ट्रम। तो भाई सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये तो हो गया भाई फिनोमेना, और ये तो हो गया रे डायग्राम। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो भाई एक व्हाइट लाइट का सातों कलर में बिखर जाना कब? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, दैट इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, splitting of white light, splitting of white light into 7 colors, into 7 colors when it travels from one medium to other medium, from one medium to other medium, ठीक है। That is known as dispersion of light. Clear है चीज? When a light travels from one medium to other medium, it splits into 7 color. That is known as dispersion of light. ठीक है। फिर आती है मुद्दे की बात की भाई स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, ठीक है। The band of 7 colors which are contained in white light. The band of 7 colors, which are contained by white light. white light में जो 7 कलर होते हैं, ठीक है, together are known as the band of 7 color which are contained in white light are known as spectrum. ये जो बना दैट इज स्पेक्ट्रम। क्लियर है? जैसे रेनबो फॉर्म होता है तो जो 7 कलर एक साथ दिखाई देते हैं, उन 7 कलर को एक साथ जो बोलेंगे दैट इज स्पेक्ट्रम। आगे बात समझ में? तो तुम लोग के जो पॉइंट थे, पहला आता है रिफ्रैक्शन बता दिया मैंने, फिर आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बता दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आता है स्पेक्ट्रम क्या होता है बता दिया। रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है, वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। पेपर के क्वेश्चंस थे, वहाँ से मैं लेके आया हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट थे, वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ बस, ठीक है। उसके बाद में आगे बात कर देता हूँ कि वाई डिस्पर्जन होता क्यों है। एक पॉइंट ये है कि जब भी एक वाइट लाइट जाती है तो अलग अलग कलर्स में बिखर जाती है। क्वेश्चन है क्यों, वाई डिस्पर्जन ऑकर्स। तो डिस्पर्जन ऑकर्स बिकॉज dispersion of light occurs because different colors have different speed in different medium. Because different colors has different speed in different medium. अलग अलग कलर की अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। तो यहाँ पे बिकॉज different colors
हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग कलर की अलग अलग स्पीड होती है जब मीडियम चेंज होता है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, डिस्पर्जन किसकी वजह से होता है भाई? यहाँ तक तो सबकी लाइट वाइट लाइट में सब थे, बट जैसे मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज हो गया, मतलब डिफरेंट मीडियम, सारे डिफरेंट कलर्स हैं, उन सब की डिफरेंट स्पीड होगी। आई बात समझ में? और सब अपनी अपनी स्पीड से जाएंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। इट्स लाइक जैसे कि मैं वो, मेरे साथ में 7 ऐसे दोस्त खड़े हुए मेरे, हम सब साथ में जा रहे हैं ऐसे सीधाई में, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा? इट्स लाइक जैसे कि हम सातों हैं, ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 सातों ऐसे सीधे जा रहे हैं, बट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएंगे सातों अलग अलग हो गए, एक इधर है, एक आगे, एक उससे आगे, एक उससे आगे, तो सब अलग अलग हो गए। तो दैट इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो भाई ऐसा क्यों स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है, डिस्पर्जन क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट कलर की डिफरेंट स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में। क्लियर है? तो पेपर के अंदर जनरली यही क्वेश्चन आ रखे हैं। सबसे पहला कि भाई रे डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए एक सिंगल लाइट के लिए। दूसरा, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए जब व्हाइट लाइट जाएगी किसके ऊपर? प्रिज्म के ऊपर जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है? तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। अगला कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स which are contained by white light are known as spectrum। ये होगी बात, ठीक है। फिर भाई डिस्पर्जन होता क्यों है? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑकर्स बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भाई, बाकी लोग क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, फिर इस डिस्पर्जन का जो एप्लीकेशन है, ये तो हो गया डिस्पर्जन की बात। इस डिस्पर्जन का एप्लीकेशन क्या है? तो डिस्पर्जन का एप्लीकेशन है रेनबो। डिस्पर्जन का एप्लीकेशन क्या हमारा? रेनबो। तो भाई बात करते हैं रेनबो की, तो ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। तो डिस्पर्जन का जो एप्लीकेशन है वो है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन जब भी आएगा कि रेनबो क्यों फॉर्म होता है, तो क्या लिखोगे? तुम्हारे आंसर में क्या आना चाहिए? बोलो, क्या आना चाहिए? एक वर्ड मैं बोलूं कि वाई रेनबो इज फॉर्म, आंसर में क्या वर्ड आना चाहिए? बस इतना बोल दो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए, बाकी कुछ लिखो या मत लिखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो लिख के ही आना रेनबो में। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट कब होती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वाइट लाइट ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे जो एक मीडियम से दूसरा मीडियम है वो किस चीज का भाई? एयर से वाटर ड्रॉप्स में जा रही है। किसमें? एयर से वाटर ड्रॉप में। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज ड्यू टू, sorry, rainbow is formed due to rainbow is formed due to dispersion of light ठीक है। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट लिखो, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय water droplets in atmosphere। जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनकी वजह से जो डिस्पर्जन होता है रेनबो, उसकी वजह से फॉर्म होता है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर। इतना तो आना ही चाहिए जब पेपर में आएगा कि वाई रेनबो इज फॉर्म। अब उसके आगे की बात कर लेता हूं मैं। लेट्स सपोज ये मेरी वो है, क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉप है। ठीक है, यहां से आई मेरी व्हाइट लाइट, यहां से आई मेरी व्हाइट लाइट, मान लेते हैं ये सन है, यहां पे यहां से आई मेरी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आके भाई कितने पार्ट में बटेगी? बोलो, 7 पार्ट में। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा सन इधर है हमारा, तो व्हाइट लाइट आकर के बटेगी 7 पार्ट में। अब ये जो 7 पार्ट होंगे, सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा? वायलेट। तो सबसे ज्यादा मैंने लाइट देखो कैसे जा रही थी, लाइट जानी चाहिए थी सीधी ऐसे, पहले तो लाइट का पाथ बनाया तो लाइट ऐसे सीधी जानी चाहिए थी। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो डेविएट होगी वो वायलेट होगी, तो मैं वायलेट बना रहा हूं सबसे नीचे ऐसे। सबसे कम जो डेविएट होगी वो रेड होगी, तो ये रही मेरी रेड। देखो, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुई, रेड उससे कम डेविएट हुई। अब यहां पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्या होगा, जो रेड लाइट है वो यहां पे आएगी,
वॉयलेट लाइट कहाँ पे आएगी, वॉयलेट लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे जाकर के ये और डेविएट होंगे, क्यों, अब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहे हैं, तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये और डेविएट होंगे, तो और डेविएट होंगे तो मतलब ये ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, सॉरी मेरी गलती है, थोड़ा इसको ऐसा बनाते हैं और थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं, रेड है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ऐसा हुआ, और यहाँ पे ये वॉयलेट है तो वॉयलेट आएगा ऐसा, यहाँ पे जाके और खुलेंगे तो और खुलेंगे, तो सिंपल सी बात है ये, ठीक है, और जो वॉयलेट बनेगा वो कैसे बनेगा, वॉयलेट बनेगा ऐसे, ठीक। अब हमारी जो आंख है वो इस साइड है, कहीं हम कहीं यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम लोग को रेनबो किस साइड फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, तो रेनबो हमको ऐसे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे वॉयलेट, यहाँ पे रेड और यहाँ पे वॉयलेट, हम लोग को कहीं रेनबो ऐसा फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, समझा, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखाई देगा हम लोग को, रेड कलर, नीचे कौन सा कलर दिखाई देगा, वॉयलेट कलर, समझा क्या, समझा क्या सब लोग, ठीक है, वॉयलेट कलर, रेड कलर सबसे ऊपर दिखाई देता है और वॉयलेट कलर सबसे नीचे। अब मेरे को एक बात बता दो, क्या रेनबो इमेजिनरी, रेनबो क्या बोलते हैं हमारा, वो है क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ रिफ्रैक्शन होकर के लाइट आ रही थी ना, तो यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी, बट यहाँ नहीं बन रही, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है, तो दैट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसलिए देखो लाइट तो रेनबो दिखा देते हैं कि ऐसे आएगा, लाइट ऐसे आएगी हमारी आंखों में आएगी, बट इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कहीं ऊपर बन रही होती है यहाँ पे, क्लियर है, तो ये हमारा एक टाइप से क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो देखो ना, अब रेनबो के लिए क्या क्या रखना, पहला, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर, पहला काम। दूसरा, रे आएगी, 7 कलर में जाएगी, सबसे कम डेविएट होगा रेड, सबसे ज़्यादा होगा वॉयलेट, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हुआ है रिफ्रैक्शन, REFRACTR रिफ्रैक्शन, यहाँ पे हुआ है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे दोबारा से हुआ है रिफ्रैक्शन। तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ टोटल, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, आई रिपीट, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर है चीज सबको। और ये भी याद रखना है कि सबसे ऊपर रेड कलर दिखाई देगा, सबसे नीचे वॉयलेट कलर दिखाई देगा, ये भी तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा, किसकी बात होगी, ये होगी ग्लास प्रिज्म की, स्पेक्ट्रम की, डिस्पर्जन की, ठीक है। चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ, अगला हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और इसके फिनोमेना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, पहले तो ये याद रखो, इसमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे वो कौन कौन से हैं। एक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। दूसरा, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है। और तीसरा है, स्टार अपीयर्स हायर देन दे आर, जितना दूर है उससे ज्यादा दूर दिखाई देता है, ठीक है। और अगला है एडवांस एंड डिलेड सनराइज एंड सनसेट, ये सब मेरे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, स्टार अपीयर्स हायर देन दे आर, एंड एडवांस एंड डिलेड सनराइज एंड सनसेट, क्लियर है। इन सब के अंदर तुम्हारे पास में एक कॉमन टर्म है, क्या लिखोगे वहां पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, प्रेशर नहीं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब मुद्दे की बात करता हूं कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है और क्यों होता है। सबसे पहले तो बात ये कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है और कैसे होता है। तो सुनना यहाँ पे भाई, डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की,
भाई सबसे नीचे कौन सी होती है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। क्लियर है? आयनोस्फेयर ना भी लगाओ तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, एक्सो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये टोटल हमारे पास में होती है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे जैसे ऊपर जाता हूँ भाई, टेम्परेचर मेरा कम होता जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे टेम्परेचर कम है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे जो गैसेज हैं वो भी अलग अलग है, तो हैंस जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होगी। आई रिपीट, जो हर एक लेयर की जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी और उनका टेम्परेचर अलग होगा। क्लियर है? तो उनकी डेंसिटी अलग होगी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, different layers of atmosphere, different layers of atmosphere has different gases, has different gases at and different temperature, gases and at different temperature, different temperature। ठीक है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट गैसेस एंड दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है? देयरफॉर देयर डेंसिटीज आर डिफरेंट, देयरफॉर देयर डेंसिटीज आर different. Different layers of atmosphere has different gases and at different temperature, therefore their densities are different. उनकी जो density है वो different है, which causes atmospheric refraction। ठीक है? क्या, जिसकी वजह से क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो अलग अलग लेयर है, अलग अलग गैसेस है, अलग अलग टेम्परेचर है, जिसके कारण हर लेयर की जो डेंसिटी है वो अलग है एंड हेंस उसकी वजह से क्या दिखता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन होता क्यों? सिंपल सी बात है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात है ना। अब ये बात है कि भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड क्यों करती है? क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है। जब डेंसिटी चेंज होगी तो मतलब वो बेंड होगा, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर अलग अलग लेयर है, अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग टेम्परेचर है, तो वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है उन सब की डेंसिटी क्या, लेयर्स की अलग अलग है। उसी चीज को हमने इंग्लिश में लिख दिया। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट गैसेस and they are at different temperature, therefore their densities are different, which causes atmospheric refraction। क्लियर है चीज सबको? क्लियर है भाई? हाँ भैया। बाकी लोग? चलो, अब उसके बाद में फिर क्वेश्चन आता है कि why there is twinkling of star, मतलब जो स्टार्स हैं they appears to twinkle, हमको टिमटिमाते क्यों दिखते हैं स्टार। ठीक है? इसकी बात करते हैं, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे, ये स्टार है हमारा। ठीक है? अब होता क्या है, अलग अलग लेयर्स हैं यहाँ पे, क्या लेयर्स की जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट है? क्या लेयर्स की जो कंडीशंस है, मींस उनका जो चल रहा है वहां पे, वो सब कुछ कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, 2 मिनट रुकना। हाँ, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो अंदर की जो ये जो चल रही है, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा था मैं, हाँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो सिंपल सी बात है, जो अगर इनकी लेयर्स की जो कंडीशन है कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंजिंग कंडीशन की वजह से जो लाइट है वो कभी इधर रिफ्रैक्ट होगी, कभी इधर रिफ्रैक्ट होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? तो कभी लाइट ज्यादा रिफ्रैक्ट होगी, कभी लाइट कम रिफ्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, एंड हमको ऐसा लगेगा कि कभी ज्यादा लाइट आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, एंड हेंस हमको क्या दिखाई देगा, दे आर ट्विंकलिंग। समझे क्या बात को? समझे क्या? अब इस चीज को लिखेंगे कैसे? तो इस चीज को लिखेंगे ऐसे, ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंजिंग, ध्यान देंगे यहाँ पे, ड्यू टू continuously changing conditions ब्रैकेट में लिख लेना, डेंसिटी of different layers of atmosphere,
ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंजिंग कंडीशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर there is change in there is continuous change in there is continuous change in refraction of light, ठीक है। sometimes light is more refracted, sometimes light is less refracted, sometimes light is more refracted and sometimes it is less refracted, ठीक है। देखो क्या लिखा मैंने, ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंजिंग कंडीशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है एटमॉस्फेयर की कंडीशंस, देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कंटिन्यूअस चेंज होगा। सम टाइम द लाइट इज मोर रिफ्रैक्टेड एंड सम टाइम इट इज लेस रिफ्रैक्टेड, ड्यू टू विच it gives us twinkling effect, twinkling, twinkling effect, due to which it gives us twinkling effect। समझा क्या बात को सब? हाँ भाई, यस सर। बाकी लोग चलो आगे की बात करते हैं भाई। तो इसी तरीके से आंसर लिखोगे तुम लोग, पूरा आंसर लिखोगे चाहे कितने मार्क्स का भी आए, तुम्हारा 2-4 चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंजिंग कंडीशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स, आ गया इसके अंदर एटमॉस्फेयर, ये इस लाइन का ही मतलब है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ये, ठीक है। देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन रिफ्लेक्शन, और अगर एमसीक्यू में आता है तो वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वर्ड दिया ही होगा, ठीक है। चलो आगे, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाते हैं, दिखाई देते हैं हमको, क्यों भाई? तो सुनना है यहाँ पे, जो स्टार्स हैं वो हमसे काफी दूर है, देयरफॉर दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्टार्स आर वेरी फार अवे, देयरफॉर दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। पहले पूरा लिख देता हूं मैं, सुनना है यहाँ पे, स्टार्स आर वेरी फार अवे, stars are very far away, therefore they can be considered, as point objects, ठीक है। stars are very far away, therefore they can be considered as point objects। लेकिन जो planets हैं वो पास में, ठीक है, बट planets are closer, ठीक है। they are considered as collection of many point objects, ठीक है। but planets are closer, therefore they are considered as many point objects। अब ये चीज समझना पहले मेरी, मानो कि अगर एक कोई चीज दूर है, स्टार छोटा सा दिख रहा है तुमको, रिफ्रैक्शन होके या तो उसकी लाइट बढ़ती है या तो लाइट कम होती है, क्लियर है। स्टार बहुत दूर है हमसे, रिफ्रैक्शन होके उसकी लाइट या तो बढ़ेगी या तो कम होगी, कभी दिखेगा कि लाइट बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, एंड हेंस वो हमको ट्विंकलिंग इफेक्ट दे रहा है। लेकिन होता क्या है, प्लैनेट में भाई छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे काफी पास में, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। और एक बात बताओ, लेट सपोज लाइट आकर के एक बड़े से सरफेस के ऊपर गिरी, मान लेते हैं ये रहा सरफेस, इसके ऊपर लाइट आकर गिरी, और इसने ये लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, क्या कर दी? रिफ्लेक्ट कर दी। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के पूरे भाई सरफेस पे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, मतलब जितनी लाइट इसके ऊपर ऐसे पैच पूरा गिरेगा, ये पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। तो मैं बोल सकता हूँ हर एक पॉइंट जो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर का, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि लाइट वापस भेज रहा है, हाँ या ना? सब लोग भाई, इट्स लाइक जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर आके लाइट गिरी और लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे जितने छोटे छोटे पॉइंट है, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने गड्ढा कर दिया,
लाइट आके गिरेगी तो अब यहाँ गड्ढा हो गया तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इसका मतलब इतने सारे पॉइंट्स जो है छोटे 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 ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये पूरे बोर्ड पर लाइट आके गिरती है और आगे रिफ्लेक्ट होती है, मैं बोलता हूँ पूरे पॉइंट 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 पॉइंट, ये जो बोर्ड है पूरा वो छोटे छोटे पॉइंट से कंसिडर कर लो सबको जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हाँ कि ना, बोल सकता हूँ कि नहीं? ठीक है। अब एक चीज समझो, हमारे ये जो है ये हमारे पास में है प्लेनेट, तो इससे जो पॉइंट्स हैं ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं दे आर कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ है, हम ऐसा मान सकते हैं। अब जब इससे लाइट आती है तो भाई इनसे ऐसा मान सकते हैं सबसे अलग अलग लाइट आ रही है, अपनी अपनी सबसे अपनी अपनी अलग अलग लाइट आ रही है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन होगा, कोई कम रिफ्लेक्शन दिखाता है, कोई ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखाता है, कभी कोई ज्यादा चमक रहा है कोई कम चमक रहा है, उसी टाइम पर कोई ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कोई कम रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, फिर कोई ज्यादा दिखा रहा है कोई कम दिखा रहा है, एंड हेंस टोटल वैल्यू जो रहती है वो लगभग लगभग सेम रहती है। इसके कारण हमको ये ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता। क्या ये पॉइंट समझ में आया? दोबारा बोलता हूं कि ये जो प्लैनेट है दिस कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, आई रिपीट दिस प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, collection of point objects, sorry, this planet whole planet can be considered as collection of all the point objects। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इन सबसे लाइट आएगी एक साथ, जब एक साथ लाइट आएगी तो किसी से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा किसी से रिफ्लेक्शन कम होगा, मतलब किसी से हमको लाइट ज्यादा मिलेगी किसी से कम मिलेगी, एंड हेंस ओवरऑल देयर इज नलिफाइड इफेक्ट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इफेक्ट इज नलिफाइड का मतलब होता है कि जितनी बढ़ रही है लाइट उतनी कुछ कम कर दे रहे हैं कुछ ज्यादा कर रहे हैं, जितनी ज्यादा हो रही है उतनी कम हो रही है, तो हम लोग को टोटल लगभग लगभग सेम लाइट दिखाई देती है, एंड हेंस हम लोग को ये ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देता, प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। समझा क्या बात को? लिखो आगे। हाँ भैया। लिखूं क्या? हाँ। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने? सबसे पहले लिखा हम लोगों ने स्टार्स आर वेरी फार अवे देयरफॉर दे कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट प्लैनेट्स आर क्लोजर देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। now different points shows different atmospheric refraction, different point shows different atmospheric refraction, some increases the light, some increases the intensity of light, after refraction, some increases the intensity of light after refraction, and some decreases the intensity of light after refraction। ठीक है। some decreases the intensity of light after refraction, therefore the overall effect is nullified, and hence planets do not appear, and hence planets do not seems to twinkle, या do not appears to twinkle। आई बात समझ में आई सबको? समझा गया सबको? yes। लिख लो अगर किसी को लिखना है तो जल्दी से। तो इसके अगला जो हमारा है दैट इज स्टार अपीयर्स हायर देन दे आर। ठीक है, मार्कर कहाँ गया यार? 2 मिनट, मार्कर कहाँ गया? स्टार अपीयर्स हायर देन दे आर। ठीक है, तब इसकी बात करते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होता है, देखो यहाँ पे स्टार ऐसे, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है, ठीक, तो होता क्या है, मान लेते हैं स्टार यहाँ पे है,
ठीक है, पहली पहली ये क्या बोलते हैं, अरे ये लेयर रिफ्रैक्शन, दूसरी लेयर रिफ्रैक्शन, तीसरी लेयर रिफ्रैक्शन। तो यहां पे हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इन लाइंस को ज्वाइन करें ना, तो ज्वाइन करेंगे तो हमको दिखाई देता है कि स्टार जो है सिधाई में हमारे यहां पे कहीं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। देखो असली में ये एक्चुअल स्टार है, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। दिस इज एक्चुअल पोजीशन एंड दिस इज वर्चुअल पोजीशन या अपेरेंट पोजीशन जिसको बोलते हैं, APPARANT, अपेरेंट पोजीशन। अब होता क्या है, स्टार्स की जो लाइट आती है जब वो रिफ्लेक्ट होती है बाय एटमॉस्फेरिक लेयर्स, हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब हम उसको रिट्रेस करेंगे सिधाई में, तो हम लोग को लाइट कहाँ दिखाई देगी, ऊपर की ओर दिखाई देगी। क्लियर है? एंड दैट इज द रीजन कि स्टार अपीयर्स हायर देन दे आर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेरिक लेयर्स स्टार्स अपीयर्स हायर देन दे आर। डायरेक्ट लिखना है इसको, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेरिक लेयर्स स्टार अपीयर्स हायर देन दे आर, और साथ में बनेगा उसका डायग्राम। क्लियर है चीज? समझा क्या सबको? चलो आगे की बात करते हैं, एडवांस्ड सनसेट एंड डिलेड सनराइज। इस ये क्या चीज है, ठीक है। तो समझो इस चीज को। लेट सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ये लेयर्स है अर्थ की, ठीक है। अब होता क्या है, मान लेते हैं कि सन यहाँ पे है, ठीक है, सन यहाँ पे है, और ये हमारा जो हॉरिजन है, जो हॉराइजन बोल रहा है, हॉरिजन बोल लो, ये हमारा हॉरिजन है, ठीक है। मींस इसके नीचे जब सन जाएगा तो यहां पे हम लोग को सन दिखाई देना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब सन इसके नीचे जाता है, जब सन इसके नीचे जाता है, और इससे जो आने वाली लाइट होती है, जो इससे जो भी लाइट आ रही होती है, वो धीरे धीरे क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। क्लियर है? जो भी लाइट जो आती है, ध्यान दो यहाँ पे, लाइट जानी चाहिए कैसे, सीधी लाइट जानी चाहिए सीधी, बट इससे जो लाइट आ रही होती है यहाँ पे जाके रिफ्रैक्ट करती है। इतना ज़्यादा नहीं, डायग्राम में बन गया, बट रिफ्रैक्ट करती है, एंड हेंस वो लाइट हमको यहाँ पे दिखाई देती है। क्लियर है? तो जब सन सेट करता है, जब सन सेट करता है, तो हम लोग को जब सन डूब भी जाएगा तो भी उससे जो आने वाली लाइट है वो कहीं ऊपर दिखाई देती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एंड जब वापस घूम के इधर आएगा तो इधर का जो होराइजन है वो कहाँ पे होगा, यहाँ का जो होराइजन है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो सनराइज करेगा, तो जब सन यहाँ पे आ जाता है और सन इस साइड मूव कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे जब ये होता है तभी इसकी जो लाइट आती है उसके कारण क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग को 2 मिनट पहले सूरज दिखने को मिलता है उगने से, और 2 मिनट बाद तक दिखता है छिपने के। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि पूरा जो दिन है हमारा वो जनरली 4 मिनट लंबा होता है एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल सनराइज और सनसेट होता है। क्लियर है? जो दिन की जो लेंथ होती है दैट इज 4 मिनट्स, सॉरी 4 टाइम्स नहीं, 4 मिनट बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि जब भी सन हॉरिजन के नीचे होगा तो वहां से जो लाइट आएगी वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है, जिसके कारण सन की लाइट हमको दिखाई देती रहती है। समझा क्या? समझा क्या अभी सबको? बाकी लोग ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा जो वर्ड आएगा दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इन सब के अंदर 1 2 3 4 सब के अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है? अगला जो टॉपिक है मेरा दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला जो टॉपिक है दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो सुनना यहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है? दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर वाई क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, क्लियर स्काई
अपीयर्स ब्लू। तीसरा पॉइंट आता है रेडिश स्काई, रेडिश स्काई ड्यूरिंग सनसेट। ठीक है, और सनराइज सनसेट पे अपीयर्स रेड, आउटर स्पेस इज ब्लैक, आउटर स्पेस इज ब्लैक। या फिर कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्काई का क्या कलर होता है। इन सब का आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है। अच्छा एक और आता है, एक और आता है फिफ्थ, रेड सिग्नल, रेड लाइट सिग्नल। जो डेंजर का कलर रेड क्यों होता है? रेड लाइट यूज्ड इन सिग्नल्स, रेड लाइट यूज्ड इन सिग्नल्स। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब गिरती है तो इट रैंडमली स्प्रेड्स, इट रैंडमली स्प्रेड्स, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मीन्स एक यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, लाइट आई और आकर के कहीं पे भी बिखर गई थोड़ी थोड़ी। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकल से लाइट टकरा करके और कहीं पे भी रैंडमली मूव कर जाएगी, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सबसे मेन मुद्दा है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन लाइट फॉल्स, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पार्टिकल्स ऑफ ऑप्टिमम साइज। ऑप्टिमम से मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम का इंग्लिश मीनिंग होता है, क्या होता है ऑप्टिमम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट, मतलब लाइक जितना हमको चाहिए, दैट इज ऑप्टिमम। क्लियर है, मीन्स ना छोटा साइज होना चाहिए ना बड़ा साइज होना चाहिए। क्लियर है, मीन्स लेट सपोज इट्स लाइक जैसे दही है, दही दूध है, दूध जब जमाते हो तो जो दही की मैं क्वांटिटी डालते हो दही की उसके अंदर जमाने के लिए, ना वो एकदम ज़्यादा होनी चाहिए और ना बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। जैसे दूध को जब गर्म करते हो दही जमाने के लिए, ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए, दैट इज ऑप्टिमम। उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑप्टिमम। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पार्टिकल्स ऑफ ऑप्टिमम साइज। ठीक है, ऑप्टिमम साइज होगा ना बिल्कुल छोटा हो ना बिल्कुल बड़ा हो। छोटा देखो ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता, लेकिन सस्पेंशन जो बड़े पार्टिकल है, लाइक जैसे कि बड़े पार्टिकल चेयर ले लो, ठीक है, मोबाइल ले लो, उन पे लाइट डालो नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर उनके बीच के पार्टिकल हो, कोलोइडल सस्पेंशन, क्या दिखाएंगे वो? टिंडल इफेक्ट। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पार्टिकल्स ऑफ ऑप्टिमम साइज द लाइट स्कैटर्स, द लाइट scatters, and this is known as Tyndall effect। ठीक है, या तुम लोग बोल सकते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तुम लोग बोल सकते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ ऑप्टिमम साइज इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ ऑप्टिमम साइज इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अब तीन चीजें होती है हमारे पास में, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, फिर होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, और फिर होता है क्या बोलते हैं सस्पेंशन। इनमें से कौन दिखाता है टिंडल इफेक्ट और कौन नहीं दिखाता है? तो सिंपल सी बात है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता। क्यों? पार्टिकल का साइज काफी छोटे होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन दिखाता है, ठीक है। सस्पेंशन दिखाता है कब तक? जब तक उसके पार्टिकल्स ऊपर लेयर में सस्पेंडेड रहेंगे। जब वो पीपीटी बन के नीचे बैठ जाएंगे तब नहीं दिखाएगा। क्लियर है चीज? क्लियर है सबको? हाँ भाई, अच्छा एक चीज और कि जो ये होता है क्या बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये किस बात पे डिपेंड करती है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो कलर दिखाई देगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो कलर ऑफ द स्कैटर लाइट, येलो, कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट depends upon, color of scatter light depends on किस बात पे? colors of the scatter depends upon number 1 size of particle जिससे लाइट टकरा रही है, and second wavelength of
लाइट। इन दो बातों पे डिपेंड करता है। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट किस किस बात पे डिपेंड करेगा? नंबर 1 साइज ऑफ द पार्टिकल, कि साइज क्या पार्टिकल का, दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्लियर है? अब ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग पार्टिकल लिए तुमने, एक मान लेते हैं कितना 20 नैनोमीटर का लिया, या लेट्स सपोज 101 नैनोमीटर का लिया, एक लिया 200 नैनोमीटर का, और उस पर एक ही लाइट डाली, येलो लाइट, बट जो कलर स्कैटर होने के बाद दिखाई देगा वो दोनों में अलग अलग होगा। क्लियर है? तो दो बातों पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल और दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। हो गया अभी? चलो आगे, चलो। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, फिर हमने देखा टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और फिर हमने देखा कि ये चीज याद रखना तुम लोग एमसीक्यू के लिए, कि कलर किस बात पे डिपेंड करेगा, दो चीज पे, साइज ऑफ द पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है? अब आगे मुद्दे की बात करते हैं, दैट इज क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। जो क्लियर स्काई होता है दिन के टाइम में, दैट अपीयर्स ब्लू। क्वेश्चन है क्यों? तो सिंपल सी बात ये है, जब दिन के टाइम में जो सन होता है दैट इज क्लोजर टू द अर्थ, दिन के टाइम में जो सन होता है दैट इज वेरी वेरी क्लोज टू द अर्थ। ठीक है? इन डे टाइम सन इज वेरी क्लोज टू अर्थ। ठीक है? therefore the blue light of least wavelength, देखो विबग्योर VIBGYOR, ये सब ज्यादा वेवलेंथ की लाइट है। अगर मैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीन कलर दिखाऊं ना तुम लोग को, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, सब में एक चीज कॉमन दिखाई देगी, सब थोड़े थोड़े ब्लू टाइप के। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, सब में एक चीज कॉमन है कि सब में हल्का हल्का, जो मैं बोल सकता हूँ जो टेक्सचर आता है वो किसका आता है? ब्लू कलर का आता है। वॉयलेट थोड़ा सा डार्क ब्लू है, इंडिगो को थोड़ा कम, और ब्लू बहुत हल्का ब्लू। तो बेसिकली है तो तीनों ब्लू के ही शेड। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन डे टाइम सन इज वेरी क्लोज टू अर्थ, देयरफॉर द ब्लू लाइट ऑफ लीस्ट वेवलेंथ। ब्लू लाइट की कैसी वेवलेंथ होती है? लीस्ट। ब्लू लाइट ऑफ लीस्ट वेवलेंथ स्कैटर्स मोस्ट, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। तो ब्लू लाइट ऑफ लीस्ट वेवलेंथ स्कैटर्स मोस्ट बाय द एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स, बाय द एयर पार्टिकल्स लिख सकते हो, एयर पार्टिकल्स। ठीक है? ब्लू लाइट स्कैटर्स द मोस्ट बाय द एयर पार्टिकल्स। ठीक है? therefore the clear sky appears blue in daytime, लिख सकते हो लाइन आगे, therefore the clear sky appears blue in daytime। समझा क्या? Yes sir। बाकी लोग? चलो अगला पॉइंट है हमारे पास में कि जो रेडिश स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे जो हमारे पास जो कलर दिखाई देता है वो रेड दिखाई देता है। क्वेश्चन है क्यों? तो सिंपल सी बात ये है कि अर्थ यहाँ पे है भाई, दिन में सन यहाँ पे था और शाम को सन दूर है, हॉरिजन पे है। क्लियर है? ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ड्यूरिंग सनसेट लिख लो, ड्यूरिंग सनसेट the sun is at maximum distance from earth, the sun is at maximum distance from earth। ठीक है? therefore the whole blue light scatters away, the whole blue light scatters away, and red light which scatters least enters our eye and hence the sky appears red। देखो एक चीज है, ये डे टाइम में अर्थ के पास में है सन, ये सन है डे टाइम में, तो होता क्या है कि ब्लू लाइट स्कैटर करती है। तो ब्लू लाइट यहाँ पे आके स्कैटर करती है ना, तो हम लोग को पूरा माहौल ब्लू दिखाई देता है। ठीक है? लेकिन शाम के टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे सन होता है एंड ब्लू लाइट भी स्कैटर करती है, लेकिन ब्लू लाइट यहीं पे स्कैटर हो जाती है इतने पार्ट में, हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती वो स्कैटरिंग के बाद। तो हमारी आंखों तक कौन पहुंच पाता है? जो सबसे कम स्कैटर करता है, एंड वो कलर कौन सा है? रेड।
मतलब स्कैटर तो तब भी करती है लाइट, बट स्कैटर करके क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है तो एक डिस्टेंस पे ही खत्म हो जाती है ब्लू लाइट, और हमारी आंखों तक जो सबसे कम स्कैटर कर रही है वो पहुंच पाती है, दैट इज रेड लाइट। यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस कम था तो स्कैटरिंग के बाद में भी वो लाइट पहुंच पाती है, यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो स्कैटरिंग पे वहीं पे लाइट खत्म हो जाती है, ब्लू लाइट हमारी आंखों तक आ पाती है, एंड हेंस हमको शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे सन रेड दिखाई देता है। क्लियर है ये बात? समझे क्या? दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि ड्यूरिंग सनसेट द सन इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, देयरफॉर द होल ब्लू लाइट स्कैटर्स, और ड्यूरिंग डे टाइम द सन इज एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, बहुत पास में अर्थ के, तो कौन सी लाइट स्कैटर करती है? ब्लू लाइट, और वही हमारी आंखों में एंटर करती है, एंड हेंस हमको ब्लू दिखाई देता है। बट शाम के टाइम पे द होल ब्लू लाइट स्कैटर्स अवे, दूर ही स्कैटर हो जाती है, एंड रेड लाइट स्कैटर्स लीस्ट एंटर्स अवर आई, जो सबसे कम स्कैटर कर रही है वो हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, एंड हेंस इसलिए हम लोग को वो चीज रेड दिखाई देती है। समझा क्या बात को? हाँ भाई सब लोग, चलो अब आगे सुनना है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है हमारा कि द आउटर स्पेस इज ब्लैक, कि भाई जो हमारा आउटर स्पेस है वो ब्लैक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अर्थ में अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वो ब्लैक होता। तो सिंपल सी बात है, इसका रीजन ये है कि अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइट का स्कैटरिंग होती ही नहीं, एंड देयरफॉर द होल एटमॉस्फेयर अपीयर्स ब्लैक। समझा क्या? समझा क्या सबको? हाँ, तो वहां पे तुमको सिर्फ इतना लिखना है कि इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, या इन द आउटर स्पेस, एक ही बात है, इन आउटर स्पेस there is no atmosphere, space there is no atmosphere, therefore no scattering of light takes place, no scattering of light takes place। ठीक है, आउटर एटमॉस्फेयर में कोई हमारे पास में वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई आउटर स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, देयरफॉर नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, एंड हेंस हम लोग को सब कुछ क्या दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। समझा क्या? ये लाइन लिखनी है वहां पे, ये चीज मेन है वहां पे, नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझा क्या? चलो लास्ट पॉइंट कि डेंजर सिग्नल के लिए या रेड लाइट के लिए वी यूज रेड कलर। तुम ही बता दो भाई इसका तो आंसर बोलो। द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज मैक्सिमम, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम, therefore it scatters least, and hence it can travel large distances without scattering। आई बात समझ में? द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, therefore it scatters least, and hence it can travel large distances without scattering, and इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं किसके लिए? रेड लाइट को, डेंजर सिग्नल्स के लिए। समझा क्या बात को? तो भाई ये वो हम लोग का पूरा कंप्लीट चैप्टर। एक चीज ये याद रखना है यहाँ पर कि एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है? द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of emergence, the angle between the incident ray and the emergent ray, the angle between the incident ray and the emergent ray is known as angle of deviation। दूसरी चीज जो पेपर में आती है कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है रिफ्रैक्शन में, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है इमर्जेंट रे के इन स्लैब, बट इन प्रिज्म ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो भाई ये था तुम लोग का चैप्टर पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करना। चलो फिर बाय बाय।